Everyone, take out your history book. Here, chapter 1 tracing changes through 1000 years. हमने इसके कुछ पार्ट्स पढ़े हैं. इसका मतलब होता है 1000 साल पहले जो चेंजेस आए हैं, 1000 साल पहले जो चीज़ें किसी और ढंग से की जाती थी लेकिन अभी किसी और तरीके से की जाती हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. हमने मैप देखे हैं, मैप 1 और मैप 2. मैप 1 और मैप 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. मैप 1 में हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है. क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं और उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है. लेकिन मैप 2 में कुछ चीज़ें क्लियर हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छा नहीं है. आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो मैप 2 है वो मैप 1 के 600 साल बाद आया है. धीरे धीरे डेवलपमेंट आया है, धीरे धीरे बदलाव आया है. उसके बाद जो मैप 1 है वो अरब जियोग्राफिकल एरिस ने बनाया था, लेकिन मैप 2 को फ्रेंच कार्टियोलॉजर ने बनाया था. कार्टियोलॉजर मतलब होता है पर्सन हु मेक्स मैप. उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा, जो कि न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो कि पहले किसी वर्ड का मतलब कुछ और हुआ करता था 1000 साल पहले, लेकिन अब उस वर्ड का मतलब कुछ और है. ओके, हमने उसके एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, जो कि सबसे पहला एग्जाम्पल है हिंदुस्तान. हिंदुस्तान हम इंडिया के लिए यूज़ करते हैं. इंडिया का मतलब ही हिंदुस्तान है, जो कि पहले किन एरियाज़ में यूज़ होता था? पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना साइड वाले एरियाज़ के लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज़ होता था. लेकिन फिर हिंदुस्तान को ले लिया गया, जो कि इंडिया को अब हम हिंदुस्तान बोलते हैं. 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड ज्योग्राफिकल के लिए यूज़ किया गया था. उसके बाद हमें वर्ड आया था एक फॉरेनर. हमारे लिए मतलब ये होता है कि जो इंडिया का सिटीज़न नहीं है, जो इंडिया के बाहर रहता है, जो फॉरेन सिटीज़ में रहता है, फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है, हमारे लिए वो लोग फॉरेनर हैं. लेकिन पहले के टाइम पे फॉरेनर उन लोगों को बोला जाता था जो लोग दूसरे गांव में रहते हैं, दूसरे विलेज में रहते हैं, उन लोगों को फॉरेनर बोला जाता था. जो उनके कल्चर के नहीं होते, जो उनकी कॉलोनी के नहीं होते, जो उनके रिलीजन का नहीं होता, उसे फॉरेनर बोलते थे. ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 4. पेज नंबर 4 में आ जाओ. आज हम पढ़ते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. हिस्टोरियंस का मतलब होता है उन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती गई, जो चीज़ें पहले किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती थी लेकिन अब वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ होती हैं. सोर्सेस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो पहले किस काम के लिए यूज़ की जाती थी और अब वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है. Historical use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigations. हिस्टोरियंस वो कि जो इतिहास हमें पहले के बारे में पता चलता था, वो कैसे पता चलता था? मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के थ्रू. तो मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता था. और जो वो लोग वेपन्स यूज़ करते थे, जो वो लोग चीज़ें यूज़ करते थे, वो चीज़ें किसको मिली थी? जो लोग उसकी खोज में जाते थे. तो उनकी खोज में जो लोग जाते थे उनको ये सब चीज़ें मिली थी. इन सब चीज़ों की स्टडी करना, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में खोज करते हैं, इन सब चीज़ों के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं. तो उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था, हिस्ट्री जानने की कोशिश की थी. हिस्ट्री की चीज़ें, जो पहले के ज़माने में चीज़ें यूज़ की जाती थी, 1000 साल पहले जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश की थी. लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड द हर्षवर्धन. आपने शायद 6th क्लास में हिस्ट्री में गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा. In this book we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1700 BC. मैंने आपको ये चीज़ बताया है. आपने 700 तक 6th क्लास में पढ़ा था. 6th क्लास की हिस्ट्री में आपने 700 तक पढ़ा था, लेकिन आप इसमें अपनी 7th क्लास की हिस्ट्री में आप 700 CE से लेकर 1750s तक पढ़ोगे. मैंने आपको बताया था कि 700 CE मतलब कॉमन एरा होता है, जो कि पहले के टाइम पे डेट को काउंट किया जाता था. तो हम इस हिस्ट्री में 700 से 1750s तक पढ़ेंगे.
You will notice some community in the sources used by historians for the city of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information. वो अभी भी किसको स्टडी करते हैं? जो पहले के टाइम पे इंस्क्रिप्शंस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो लोग लिख के जाते थे, जो हमारे महाराजा, जो किंग्स हुआ करते थे, जो वहाँ की जो लोग हुआ करते थे, वो लोग कैसे लिखते थे? वो अपने हैंड से पाम लीव्स में या बार्क ऑफ द ट्री में लिखते थे। तो वो चीज़ें अभी भी आज हैं। कुछ चीज़ें इंसेक्ट्स खा गए हैं कुछ चीज़ों को, जो कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें हिस्ट्री पता चलती है, जिनसे हम अपनी हिस्ट्री, ये बुक भी आपको पूरी हिस्ट्री की खोज करके ही बनाई गई है। और इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है जो हार्ड सरफेस में जो चीज़ें लिखी गई हैं। हार्ड सरफेस जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया, इन चीज़ों में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको स्टडी किया गया है और वो हिस्ट्री के बारे में, वो इतिहास के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, पहले के जो किंग्स थे वो 1000 ईयर्स पहले जो किंग्स थे वो अपने रिकॉर्ड रख के जाते थे। रिकॉर्ड मतलब जो वो लोग बैटल करते थे, जो वॉर होता था, जिनमें उनको विक्ट्री मिलती थी, जिनमें वो जीतते थे, वो रिकॉर्ड बनाते थे और उसमें लिखते थे कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ उन्होंने कब वो जंग जीती है। उन सब इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करके वो लोग इतिहास को बनाते हैं कि वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहले उस टाइम पे क्या चीज़ें होती थी। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड. They slowly display other types of available information. Through this period, paper gradually become cheaper and more widely available. उस टाइम पे पेपर नहीं थे, उस टाइम पे लोग किसी हार्ड सरफेस में या पाम ऑफ द लीफ में अपने हैंड से लिखते थे। उस टाइम पे पेपर नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो ये बोल रहा है कि थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। धीरे धीरे पेपर्स आने लगे, धीरे धीरे वो अवेलेबल होने लगे। पीपल यूज इट टू राइट हॉलीटेक्स, chronicles of rulers, letters, teaching of saints, petitions and judicial records and for registration of accounts and taxes. वो ये सब पेपर, जब पेपर आने लगे तो वो धीरे धीरे पेपर में ये सब लिखने लगे। आपको फ़ोटो भी दी होगी। पेपर जब पेपर्स बनने लगे, जब उनको आइडिया आने लगा कि पेपर कैसे बनता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, धीरे धीरे जब पेपर्स आने लगे वो बहुत ज़्यादा चीप थे, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते थे। तो लोग उन पेपर्स में अपने हॉलीडेज, मतलब अपने धर्मों के बारे में लिखने लगे, रिलीजन के बारे में लिखने लगे, अपने रूलर, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, पिटिशन, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट, टैक्सेस सब लिखने लगे, अपने रिकॉर्ड्स लिखने लगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेथली पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ पे कलेक्ट हुए थे? वो लोग मोनेस्ट्रीज में, टेम्पल्स में। मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है आश्रम, वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्टेड। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है कि पहले के टाइम पे लोग अपने हैंड से, मैन्यू का मतलब होता है हैंड और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, तो अपने हैंड से पाम लीफ में और बार्क ऑफ द लीफ, जो बार्क ऑफ द ट्री, जो ट्री की ब्रांचेस होती है, उसमें लोग अपने हैंड से लिखते थे। दे वर प्लेस इन द लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स। वो कहाँ पे रखते थे? अब ये सब चीज़ें कहाँ पे पढ़ी है? लाइब्रेरीज में पढ़ी है और आर्चीव्स में। लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है, तो इस सब को हिस्ट्री के तौर पर लाइब्रेरीज और आर्चीव्स में रखे गए हैं। आर्चीव मतलब होता है प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। टुडे ऑल द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्चीव्स where they keep all their old official records and transactions. वो आर्चीव वो जगह होती है जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट, सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है और सब रिकॉर्ड्स को वहाँ पे मेंटेन किया जाता है, और सब जो इतिहास से जुड़ी चीज़ें हैं सब हम लाइब्रेरी और आर्चीव्स में रखते हैं ताकि लोगों को आसानी से वो जानकारी मिल सके। These manuscripts and records provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. जो manuscripts और documents है, ये
इस सब से हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलती हैं। किनके बारे में? हिस्टोरिकल्स के बारे में, मतलब इतिहास के लोगों के बारे में, 1000 साल पहले के लोगों के बारे में। इन सब चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है, लेकिन इन्हें यूज़ करना, इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम आज की डेट में इन सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। There were no printing press in those days, so subscribed copies manuscripts by hand. उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो लोग अपनी कॉपी, पूरी कॉपी जो होती थी, बुक होती थी, वो लोग खुद अपने हाथ से लिखते थे। जैसे कि आज आपको जो बुक्स आती हैं वो प्रिंटेड आती हैं, लेकिन पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग सारी बुक्स और जो कॉपीज़ हुआ करती थी उसे खुद अपने हाथों से पूरा लिखते थे। If you have ever copied a friend homework, you would know that this is not simple exercise. अगर आपने अपनी फ्रेंड की कॉपी को चीट किया हो, मतलब कि उसकी कॉपी से पूरा टीप के लिखा हो, पूरा कॉपी करके लिखा हो, पूरा देख के लिखा हो, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि पूरा कॉपी करना, लिखना इट्स नॉट ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट है। प्रिंटिंग प्रेस बहुत ईजी है कि बहुत जल्दी जल्दी वो प्रिंट हो जाता है। Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. कभी कभी आपको अपनी फ्रेंड की हैंडराइटिंग भी समझ में नहीं आती है और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हो कि उसने क्या लिखा है। As a result, there are small but significant difference in your copy of your friend's work. आपको जो भी आपके दोस्त का काम होता है उसमें कुछ ना कुछ अंतर रहता है, जिस आपके लिखने का तरीका और उसके लिखने का तरीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर, और मैन्यूस्क्रिप्ट को भी आप इसी तरह से ले लो जैसे आपने फ्रेंड की कॉपी किया है, फ्रेंड की कॉपी से पूरा देखकर लिखा है, उसी को आप मैन्यूस्क्रिप्ट में ले लो कि वो कैसे पूरी पूरी बुक और पूरी पूरी कॉपी अपने हैंड से लिखते हैं। एस scribes copy manuscripts, they also introduce small changes, a word here, a sentence here. वो लोग जब कॉपी करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को या फिर देख कर लिखते हैं तो वो कुछ वर्ड्स को, कुछ सेंटेंसेस को चेंज कर देते हैं। These small changes grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another. वो ये बोल रहा है कि जो छोटे छोटे डिफरेंस जो अंतर आते हैं वो धीरे धीरे चेंज होते गए, तो कॉपी भी चेंज होती गई और धीरे धीरे वो लोग जब देख के लिखने लगे तो ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की हैंडराइटिंग को भी गेस नहीं कर सकते थे और इसलिए उनने वर्ड्स और सेंटेंसेस को धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट कर दिया। Now come to the page number 6. This is serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है वो आज की डेट में नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी होने लगी तो लोग उसमें वर्ड्स और सेंटेंसेस को चेंज करने लगे, तो जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है वो ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। We are totally dependent upon the copies made by later scribe. हम पूरा कॉपीज़ में ही डिपेंडेंट है। हमें ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट आज तक नहीं मिली है और वो भी ढूंढने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नहीं मिली है और वो बहुत डिफ़िकल्ट है ढूंढना। हम कॉपीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उन पर ही हमें भरोसा है। क्यों? क्योंकि कॉपीज़ मैंने आपको बताया था, अगर कोई चीज़ हम किसी के देखकर किसी का कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस अगर समझ में नहीं आते तो हम चेंज कर देते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट में भी ऐसा होता चला गया। As a result, historians have to read different manuscript version of the same text to guess what the author has originally written. तो ऐसे ही जो मैन्यूस्क्रिप्ट था उनने भी ऐसे ही किया, उनने कोशिश की, जो ऑथर था उस वो बुक का, जिनने वो पूरी बुक लिखी थी, वो देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की उसने क्या लिखा, लेकिन जब उसको समझ में नहीं आया तो उसने भी वर्ड्स और सेंटेंसेस को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट कभी मिली नहीं। On occasion, authors revised their chronicles at different times. The 14th century chronicle Ziauddin Brani wrote the chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two different from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960. It remained lost in the large library collection. जब उन्हें ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही थी तब 1956 में फर्स्ट टाइम
एक दूसरा वर्जन आया जो कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट आया था 2 साल बाद। ओके तो इसमें ऐसे ही हुआ जैसे आप अपने फ्रेंड की कॉपी को देखकर लिखते हो और आपको कुछ वर्ड्स और सेंटेंस नहीं समझ में आते तो आप उससे समझने की कोशिश करते हो और जो आपको समझ में आता है आप लिख देते हो। ऐसा ही मैन्युस्क्रिप्ट में हुआ। जो पहले के ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे तो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट था वही देख के लोग पूरी पूरी बुक को कॉपी करते थे, पूरी पूरी बुक अपने हाथों से लिखते थे, जिसकी वजह से जो ऑथर ने जो लिखा है उनको कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं होते थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ वर्ड्स और सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, इसलिए ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कभी भी बन नहीं पाई। ओके, थैंक यू।